हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 7 की। और आज हम सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे ट्राइएंगल इनइक्वालिटी, ठीक है ना, जिसको हिंदी में शायद त्रिभुज असमीका बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश से मतलब है नहीं, इसका कंसेप्ट क्या है आप ये समझ लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देखो यार, आपको जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर तीन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दी जाए, ठीक है ना, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए और आपको बोला जाए कि इसकी अधिकतम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या फिर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए, तब आपको इस ट्राइएंगल इनइक्वालिटी के बारे में सोचना है। ठीक है ना, क्या बात समझ में आई कि जब भी हमें दो या तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसका अधिकतम मान या फिर न्यूनतम मान निकालो, तब हम इस ट्राइएंगल इनइक्वालिटी के बारे में सोचेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन कब भी करेंगे अलग से, जब सेशन लिया जाएगा प्रैक्टिस सेशन, तब उसमें हम बहुत सारे इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है क्या, देखिए मान लीजिए दो सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। कौन सी सम्मिश्र संख्या? Z1 एंड Z2, ये दोनों क्या है? सम्मिश्र संख्याएं है। ठीक है, अब इन दोनों का मोड, ठीक है ना भैया, Z1 का मोड और Z2 के मोड का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के मोड का अंतर, ठीक है ना, यह किससे छोटा होगा? इन दोनों को इंडिविजुअली जोड़ा गया या घटाया गया है, फिर इनका मोड लगा लिया गया, और यह भी किससे छोटा होगा? इन दोनों के मोड, इंडिविजुअल जो मोड है ना, उसके सम से छोटा होगा। ठीक है भैया, इस तरीके से इसको याद किया जाता है। कैसे? देखो वापस समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको है ना दो सम्मिश्र संख्या दे दी जाएंगी Z1 एंड Z2, ठीक है। अच्छा, अब इनका मॉड्यूलस, ठीक है, Z1 का मॉड्यूलस एंड Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है। अब इन दोनों मॉड्यूलस, ये दोनों मॉड्यूलस है ना, इनका डिफरेंस, इन दोनों मॉड्यूलस का डिफरेंस जो है ना, वो किससे छोटा होगा? भैया इन दोनों मॉड्यूलस को जोड़ दो, ठीक है ना, या फिर घटा दो। इन दोनों मॉड्यूलस को, इन दोनों सम्मिश्र संख्या को जोड़ दो या घटा लो, फिर इनका मॉड्यूलस लगा लो, और यह भी जो है ना किससे छोटा होगा? ये जो दोनों मॉड्यूलस है ना, Z1 प्लस Z2, इन दोनों के योग से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां पर जो है ना एक बड़ा वाला मोड लगा लिया गया है, ये लगाया है मोड, और ये है क्या है? मॉड्यूलस। ठीक है ना, मोड क्यों लगाया है? क्योंकि भैया हमें पता नहीं है ना कि Z1 बड़ा होगा या फिर Z2 बड़ा होगा। मान लीजिए Z1 छोटा है और Z2 है बड़ा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो कौन सी आएगी? नेगेटिव आएगी। लेकिन हम तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मोड लगा दिया गया है फंक्शन वाला, जिससे जो भी वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव में ही रहेगी। बात आगे समझ में? तो यह है ट्राइएंगल इनइक्वालिटी। यहां तक तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि भैया कहाँ पर क्या कुछ करना है, ठीक है ना। बस आप इतना समझ लीजिए। अब मुझे आप ये बताइए कि ये वाला भाग है ना, इस पूरे को मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ x, ठीक है ना। इस पूरे को मैंने बड़े वाले भाग को मान लिया है x, ठीक है भैया। अच्छा, इस पूरे बड़े वाले भाग को मैं क्या मान लूँ भैया? इस पूरे बड़े वाले भाग को जो है ना आप मान लो y, ठीक है। y मान लूँ क्या? हाँ भैया, मैंने इसको मान लिया y। इस पूरे भाग को मैं क्या मान सकता हूँ? z आप मान लो। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया। अब एक बात बताइए आप कि जो मोड ऑफ x है ना, ठीक है ना, ये जो आपको मोड ऑफ x है, इसकी यह किससे बड़ा है भैया? हमें पता नहीं। यह किससे बड़ा भैया? हमें यह तो पता नहीं है। लेकिन ये किससे छोटा है भैया? y के बराबर या उससे छोटा है, ठीक है ना। तो यह x है ना, मोड ऑफ x अधिकतम कहां तक जा सकता है भैया? अधिकतम y तक जा सकता है, y तक जा सकता है, y से एक कदम आगे भी नहीं जा सकता। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसकी जो हम मान निकालेंगे ना, वो कभी भी, मतलब जब भी हम इसका मान निकालेंगे ना, तो हमेशा हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, लास्ट कहाँ तक गया है वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसकी हमेशा हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये Z देखो, ठीक है ना। अब Z किससे छोटा भैया? हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा Z, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, हमें पता है क्या? नहीं। तो हमें क्या पता है कि भैया ये जो Z है ना, ये y के बराबर या फिर उससे बड़ा है। जी बोला है, y के बराबर या फिर उससे बड़ा है, मतलब y के बराबर लास्ट तक जा सकता है, y से छोटा तो जा सकता है नहीं। बात आगे समझ में? जैसे कि मान लीजिए Z है, ये आपका कोई भी एक बंदा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये बंदा है, बंदा बनाओ अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये एक बंदा बना दिया गया है मैंने, ये आपका बंदा है, ठीक है। ये आपका बढ़िया सा बंदा मैंने बना लिया है, कुछ ढंग सा नहीं दिख रहा है क्या? और ढंग से बनाते हैं। ये मैंने बहुत ही बढ़िया बंदा बना दिया, ठीक है। अब ये बंदा है ना, मान लीजिए बहुत ही बढ़िया बनाया यार, ठीक है ना। मान लीजिए यह है ना,
यह यहाँ से ये जाएगा पीछे और यहाँ से ये जाएगा आगे, ठीक है ना। अब हमें इसका पता नहीं है कि ये आगे कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ये हमें पता है नहीं। लेकिन ये पीछे कहाँ तक जा सकता है भैया, पीछे है ना भैया, ये यहाँ तक, मान लीजिए ये क्या है आपका y, ये यहाँ तक जा सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक जा सकता है, इसके पीछे जा नहीं सकता है। मतलब इस पूरे रेंज में, ठीक है ना, इस पूरे रेंज में सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है भैया, सबसे कम वैल्यू y हो सकती है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इस z का जब भी हम वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम नहीं निकलेगी। समझे बात? हाँ भैया, मिनिमम वैल्यू निकलेगी। और इन आइंस्टीन बाबा ने जो है ना हमें समझा दिया कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, ठीक है। बस ये आप समझ लो कि अच्छा ऐसा कुछ होगा। समझ में आ गई बात? हाँ भैया, हमें समझ में आ गया है, थोड़ा थोड़ा आ गया है, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया कि इतना हमें समझ में आ गया, अब ये प्लस माइनस का क्या फंडा है, Z1 पर है प्लस Z2 है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? आपके पास है तो दो सम्मिश्र संख्या ही, इनका मॉड्यूलस आपको दे दिया गया है। अब आप इनके मॉड्यूलस का डिफरेंस का जो पूरा मोड होगा, इन मॉड्यूलस का डिफरेंस यह जो है ना भैया किससे छोटा होगा, Z1 और Z2 जो सम्मिश्र संख्या है ना, उन दोनों के जोड़ या घटा के। अब यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यह हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो भैया ये इस तरीके से डिसाइड करेंगे, आपको प्लस या माइनस का निशान इस तरीके से लेना होगा जिससे कि जो z बैठा होगा ना, मतलब कोई भी जो वेरिएबल बैठा होगा ना, चर जो चेंज हो सकता है, वो गायब हो जाए, ठीक है ना। तो प्लस या माइनस का निशान, साइन, प्लस या माइनस का साइन जो है ना इस तरीके से लेना, इस तरह लेना कि वेरिएबल गायब हो जाए, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूं चर हट जाए या फिर गायब हो जाए, गायब हो जाए या फिर कट जाए। समझ में आ गई बात? हाँ भैया, समझ में आ तो गई कि आपकी इस तरीके से लेंगे ना कि गायब हो जाए, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम सवाल कर लेते हैं यार। प्रैक्टिकल के लिए तो सवाल से बेटर मैथ्स में हो क्या सकता है। बात समझ में आ गई ना? मतलब इसका जब भी हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या निकालने जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको अगर दे दिया होगा, मतलब वैसे तो बोलेगा कि इसका जो है ना आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि यार हाँ इसका जो भी वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू ही आएगा और मिनिमम वैल्यू ये होगा, ठीक है ना। ठीक है भैया, कोई इसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है, कोई डाउट होगा ही नहीं। किसने बढ़ाया है? संजू भैया ने, संजय भैया ने, ठीक है। तो अब देखो ये आपका एग्जाम्पल पहला है, क्या है, Z+2 आयोटा का मोड है प्लस Z-3 आयोटा का न्यूनतम मान क्या कीजिए। आप न्यूनतम मान को छोड़िए, आप तो यहां पर आ जाइए। आपको बोला है कि Z+2 आयोटा, क्या बोला है, Z+2 आयोटा, ये है आपका मोड, प्लस आपको बोल दिया गया है Z-3 आयोटा, ठीक है ना। इसका भी मॉड्यूलस ले लिया गया है, ठीक है ना। इसका आपको कौन सा मान निकालना है, ठीक है ना, इसका आपको कौन सा मान निकालना है, आपको बोल रखा है कि मैक्सिमम मान, सॉरी न्यूनतम मान निकालिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आप इसकी फाइंड कीजिए। अब यार आपको अगर मिनिमम नहीं बोला होता ना तो आप बोल सकते थे या कॉमन सेंस से अपना दिमाग लगा सकते थे कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी? देखो यार, हम अब 7th लेक्चर में आ गए हैं, मतलब अब तक 6th लेक्चर तक हमने यह सीख लिया है कि सम्मिश्र संख्या को, दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ो, घटाओ, उनका गुणा करो, उनका भाग करो, हमें जो मिलता है ना वो एक सम्मिश्र संख्या ही मिलती है ना, ठीक है। तो इस पूरे बड़े वालों को, ठीक है, एक सम्मिश्र संख्या Z में 2 आयोटा जोड़ दिया गया है, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। दोनों सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ा है, इसका मतलब जो हमें दूसरा सम्मिश्र संख्या मिलेगा ना वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगा, ठीक है भैया। तो ये है Z1, ठीक है, प्लस इन दोनों दो सम्मिश्र संख्या, दोनों को घटा दिया गया है और जो इसके बाद जो फाइनल हमें सम्मिश्र संख्या मिलेगी ना वो भी एक सम्मिश्र संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये है Z1 प्लस Z2, ठीक है। दो सम्मिश्र संख्या Z1 है प्लस Z2 है, इन दोनों के मॉड्यूलस को जोड़ दिया गया है। तो भैया इससे हमें मिलता क्या है भैया, इससे मतलब इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब यार आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से आइडेंटिटी लगानी है, ठीक है ना। लगा सकते हैं आइडेंटिटी, बिल्कुल भैया आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कैसे? देखो यार इस बात को देखना, बस इसको ही देखना। हाँ भैया हमें पता था कि Z1 माइनस Z2, ठीक है, इस पूरे का वापस मोड, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है भैया,
इस पूरे का मॉड्यूलस, ये पूरे मॉड्यूलस है, ये लेस देन है किससे, Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, Z1 प्लस Z2, ये आपका काम हो गया है। ठीक है भैया, काम हो गया है, हमें आ गया समझ में। अब एक काम करो भैया, Z1 आपने किसको माना था और Z2 आपने किसको माना था, ये लिख लेते हैं क्या, ठीक है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो ऐसे आप आ जाओ, कोई डाउट है नहीं। Z1 क्या था, Z प्लस 2 आयोटा, ठीक है, माइनस Z माइनस 3 आयोटा, ये आपका Z2 था। इज लेस देन क्या है भैया, Z प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस Z माइनस 3 आयोटा, ठीक है भैया, Z माइनस 3 आयोटा आ गया है हमारे पास। ये आपका लेस देन है किससे, Z प्लस 2 आयोटा प्लस Z माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना, Z माइनस 3 आयोटा, इतना हमें समझ में आ गया है। अब हमें क्या पूछा है भैया, यही पूछा है, और इसका हमें बोला है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, इसको तो हटा देते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू मतलब ये पूरा हम लेंगे, ठीक है ना, ये पूरा हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें समझ में आ गया कि Z ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अब यार देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस माइनस कैसे लेना है। अब यहाँ पर आप कौन सा ऐसा निशान लोगे जिससे ये जो Z बैठा हुआ है ना, ये 2 और 3 तो में ये वेरिएबल है नहीं, ये तो इनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन Z है ना, इसका हमें पता नहीं है कि इसका वैल्यू क्या है, तो हमें कैसे भी करके Z को हटाना है, ठीक है ना। तो हटाने के लिए प्लस लेंगे या माइनस लेंगे भैया, यहाँ पर भी प्लस का Z है, यहाँ पर भी प्लस का Z है, तो हमें लेना पड़ेगा माइनस। समझ में आ गई बात, प्लस माइनस ये इसके जो सहसा है ना वो हम है, ठीक है ना, हम चाहे तो प्लस ले सकते हैं, हम चाहे तो माइनस, ठीक है। तो यहां से हमने क्या ले लिया, माइनस, बात समझना। तो Z प्लस 2 आयोटा माइनस का Z प्लस का 3 आयोटा, बात आई ना समझ में, है ना इजी, बिल्कुल, ठीक है। इज लेस देन इक्वल्स टू क्या है, Z प्लस 2 आयोटा प्लस Z माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना, हो गया काम। यहां से Z है कटा, ठीक है, और ये क्या बचा भैया, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो जाएगा, 5 आयोटा का मॉड्यूलस इज लेस देन कितना हो जाएगा, Z प्लस 2 आयोटा प्लस का Z माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना। अब ये 5 का मॉड्यूलस कितना होता है भैया, मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है ना। तो रूट ओवर a स्क्वायर तो 0 है, b स्क्वायर, b कितना है आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का रूट वापस 5 आ जाएगा। तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू Z प्लस 2 आयोटा प्लस का Z माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना। तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 5, और ये 5 हमें जो मिला वो क्या है, न्यूनतम मान है। आगे बात समझ में, हाँ भैया। अब देखिए होता क्या है कि बेसिक्स जब हम पहले फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है, फर्स्ट टाइम किसी काम को करते हैं ना थोड़ा सा टाइम लगता है, सेकंड बार करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, और जब हम ज़्यादा बार कर लेते हैं तो हम इसमें एक्सपर्ट हो जाते, देखते ही आंसर बता देते हैं। इतना तो एक्सपर्ट हुआ नहीं है, लेकिन हम इतना समझ गए हैं भैया कि इसका जो है ना हमें न्यूनतम मान पूछा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपका कहीं ना कहीं Z2 होगा, Z1 होगा, और ये आपका Z2 होगा। और जब भी न्यूनतम वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, किसी भी समिश्र संख्या, देखिए Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, यहाँ से आप अभी याद ही कर लो, ठीक है ना। Z1 प्लस Z2 है, इस पूरे को मैं ब्रैकेट लगा लूँ क्या, इसका हमेशा क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, क्या आएगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगा ना, इसका हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगा, और क्या आएगा वो आएगा Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। आगे बात समझ में, अच्छा। इसी तरीके से मोड ऑफ मॉड्यूलस Z1 माइनस मॉड्यूलस Z2 का मोड जो है ना, ये पूरा जो है ना इसका फिर क्या वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा भैया, Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, प्लस माइनस कर दो, हो सकता है कि आपको घटाना पड़े या फिर जोड़ना पड़े। आगे बात समझ में, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। तो इस सवाल को देखकर आप सिर्फ फटाफट यही लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये आप लिख लेते, ये तो लिखा हुआ ही था। अब यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते या घटा लेते, ऐसे जोड़ते या घटाते कि जो वेरिएबल Z बैठा है ना वो हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपका आ जाता 5 आयोटा, और 5 आयोटा का मान आपका 5 मिल जाता, तो आराम से काम हो जाता। लेकिन जब बेसिक हमें पढ़ना था तो हमें पूरा समझ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इसको भी उतार लो, ये काम की चीज़ है। आगे बात समझ में, ठीक है भैया। काम की बात से हमारा जो क्या बोलते हैं वास्ता, या मतलब काफ़ी पहचान है, ठीक है, काम की बात से। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपको बोला है कि यदि ये आपका एक समिश्र संख्या Z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड्यूलस
इज इक्वल टू 6 है, तब जेड मैक्स और जेड मिन का वैल्यू फाइंड कीजिए। जेड मैक्स और जेड मिन मतलब ये जो जेड है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। पहले तो आप ये बताइए ये क्या है जेड, और ये क्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, तो क्या Z1 माइनस Z2 लिखा हुआ है क्या, ठीक है ना, या फिर Z माइनस Z1 लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है ना, तो Z माइनस Z1 का मोड है ये, ठीक है, मतलब ये बीच वाला संख्या, जो पार्ट है ना वो बीच वाला है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये वाला या फिर ये वाला होगा ना तो जो मॉड्यूलस होगा ना वो अलग अलग होंगे, प्लस हो या माइनस हो बीच में उससे लेना देना नहीं, लेकिन जो मॉड्यूलस होंगे ना वो अलग अलग होंगे। यहाँ पर तो एक ही मॉड्यूलस के अंदर जो है ना दोनों सम्मिश्र संख्या आ गई है, मतलब ये बीच वाला पार्ट है। बात कहने के समझ में आ गई, बिल्कुल। तो इस वाले को समझना यार, ये वाला काफ़ी जो है ना आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना, काफ़ी मज़ेदार होगा। तो आपको एग्जाम्पल दे दिया गया। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यह जो है ना, ये मैंने क्या लिख लिया, ठीक है, ये जो है ना 3 प्लस क्या लिखा है 4 आयोटा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ Z1 मान लेता हूँ क्या, हाँ भैया Z1, इसको आप मान लो, मान ले Z1, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखना यार, अब बात समझना, आपको बोला है यह आपका Z1 है और एक आपको Z दे रखा है, ठीक है, एक आपको Z दे रखा है, और यह बोला है कितना Z माइनस Z1 का मॉड्यूलस जो है ना वो 6 दे रखा है, यही दे रखा है क्या, हाँ भैया यही हमें दे रखा है। समझ में आ गई बात यहाँ तक, बिल्कुल। अब Z और Z माइनस Z1 दे रखा है, तो आप ये लिख सकते हैं ना, Z का मॉड्यूलस माइनस Z1 के मॉड्यूलस का मोड इज लेस देन इक्वल टू Z प्लस माइनस Z1, ठीक है भैया, इज लेस देन मोड ऑफ Z प्लस मोड ऑफ Z1। यहाँ तक लिख सकते हैं क्या, हाँ भैया ये तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी ही लिखी है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर माइनस है, हमें बात समझ में आई है कि यहाँ पर माइनस है, ठीक है कोई बात नहीं। अब हर एक को लिखते जाते हैं, ठीक है, लिखते जाए क्या, हाँ यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा समझ में तो आता है। तो ये आपका Z है मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z1 क्या है भैया, Z1 है 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ भैया यहाँ से Z क्या है, Z है भैया Z ही, ठीक है, यहाँ पर माइनस है ना, हाँ माइनस है, तो अब लिख लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, ये पूरा मॉड्यूलस हो गया। लेस देन क्या है भैया, Z प्लस Z1 कितना है 3 प्लस 4 आयोटा। आ गई ना बात समझ में, हाँ भैया बात तो हमें समझ में आ ही गई है। अब हमें यहाँ पर Z का मिनिमम वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, Z का मिनिमम वैल्यू। तो Z की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या बनी है, एक इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी बनी है, ठीक है ना, जैसे कि कैसे 5 इज लेस देन x इज लेस देन, मान लीजिए आपको बोल दिया गया 8, ठीक है ना, आगे बात समझ में, या फिर x प्लस 2 लिख लीजिए। तो यहाँ पर डबल इनइक्वालिटी बनी है ना भैया, ये जो x प्लस 2 है ना ये 5 से तो बड़ा है, ठीक है, और ये जो x प्लस 2 है ना वो 8 से छोटा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर इसको भी सॉल्व करते हैं, और फिर इन दोनों का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। यही ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्या, तो बस डबल इनइक्वालिटीज को ऐसे ही सॉल्व करना है यहाँ पर भी, ठीक है, बेसिक कभी भी बदलेंगे नहीं। सम्मिश्र संख्या हुआ था क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है ना, मतलब सम्मिश्र संख्या तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर बेसिक लगेगा, ठीक है ना। तो आगे है हम यहाँ पर, अब देखना यार, अब बात को समझना, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या, हाँ भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यार किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इसको जो है ना इसका जो मॉड्यूलस है वो हम निकाल ले क्या, बिल्कुल भैया। तो देखिए ना मोड ऑफ Z माइनस ये पूरा कितना है भैया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है ना भैया, यही होगा क्या 16 और 9 25, 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो ये मोड ऑफ Z माइनस 5 का पूरा मोड, और ये है लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा Z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है ना, इज लेस देन, ये कितना हो जाएगा वापिस Z प्लस 5, ठीक है ना। इतने आगे बात समझ में, हाँ भैया इतनी बात तो हमें समझ में आ ही गई है, कोई आप टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग इनइक्वालिटीज को लेकर। तो सबसे पहले हमने लिया इसको, ठीक है ना, सबसे पहले इसे लेते हैं हम। तो देखिए Z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है ना, ये इसका मॉड्यूलस है पूरा, इज लेस देन कितना है
इज लेस देन इक्वल टू जेड प्लस 5, ठीक है। इस पूरे का मान आपको कितना दे रखा है? इस पूरे का मान भैया हमें दे रखा है 6, यही दे रखा है क्या? हाँ भैया 6 दे रखा है। तो 6 हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ जेड प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यही है क्या? हाँ भैया यही दे रखा है हमें। एक काम करते हैं, इस पूरे की जगह 6 ही रख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना होगा, ठीक है। इस पूरे की जगह हमने रख लिया 6, ठीक है। अब हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यार, यहाँ से मोड ऑफ जेड जो है ना वो हमें ग्रेटर देन मिला है 1, ठीक है ना। यही हो जाएगा बिल्कुल। 5 इस साइड जाएगा तो 6 माइनस से 5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ जेड हमें ग्रेटर देन 1 मिला है। क्या ये आप हमारा फाइनल आंसर में? नहीं। अब हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसको भैया? कैसे और क्यों? इसको सॉल्व करना है। किसको? मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 5 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फंक्शन वाला मोड है, और फंक्शन वाला मोड जब भी हम हटाते हैं तो अगर इनइक्वालिटी बैठी है तो क्या हो जाता है? मान लीजिए यहाँ पे के होता और यहाँ पर इनइक्वालिटी है ना, तो इसको हम कैसे लिखते हैं भैया? इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर यहाँ पर के होता तो माइनस के से बड़ा ये वाला और के से छोटा, और यहाँ पर अगर 6 है तो अगर मोड को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6 से बड़ा क्या? -6 से क्या बड़ा? जेड माइनस 5, -6 से बड़ा और भैया किससे छोटा? प्लस के 6 से छोटा। बात आगे समझ में? हाँ भैया ऐसा होता है क्या? हाँ, हमने फंक्शन में पढ़ा था, और क्यों होता है ये भी आपने पढ़ लिया था। आगे बात समझ में ना? ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये माइनस का 5 है ना, सभी जगह प्लस का 5 जोड़ लो। यहाँ पर प्लस का 5 जोड़ा तो माइनस का 1, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड, यहाँ पर प्लस का 5 जोड़ा और माइनस का 5 हट गया, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11। तो जेड का मान यहाँ से कितना आ गया? -1 से 11 के बीच में, और यहाँ से जेड का मान 1 से बड़ा आ गया है, ठीक है ना। अब हम आते हैं भैया, इनका लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे इंटरसेक्शन लेते हैं थोड़ी सी टंग की जगह पर। तो इंटरसेक्शन हम लेंगे अभी यहाँ पर। देखिए अब इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या होगा? आपने बनाई संख्या रहेगा, ठीक है। टेढ़ी बनाई है लेकिन बनाई है। संख्या रहेगा आपने बनाई, ये बन गई, ठीक है। और आपने क्या किया? इन सभी को रख लिया। क्या है? -1, उसके बाद 1 और उसके बाद है 11, ठीक है ना। ये आपने रख लिया। ये आपका इनफाइनाइट है प्लस का, और ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यार, ये कितना? -1 से 11, तो -1 के ऊपर डार्क सर्कल और फिर 11 ये आपने कर दिया है, और यह चला इस तरीके से। और ये क्या है? 1 या 1 के बराबर या उससे बड़ा, ये कुछ इस तरीके से चला है। आगे बात समझ में ना? हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला है, ठीक है। तो जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है ना, इसका मान क्या हो गया भैया? मॉड्यूलस ऑफ जेड का मान हो गया, देखना यार, मॉड्यूलस ऑफ जेड का मान हो गया 1 से लेकर 11 तक। आंसर आपको मिल गया ना? हाँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड का मान हो गया 1 से लेकर 11 तक। अब भैया ये आंसर थोड़ी ना, हमें तो क्या पूछा था? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखो यार, मॉड्यूलस ऑफ जेड कम से कम कहाँ तक जा सकते हैं? वो हमारे जो आइंस्टीन बाबत है वो लास्ट से लास्ट पीछे तक 1 तक ही जा सकते हैं, 1 से और पीछे जा सकते हैं नहीं। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो हो जाएगी 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना आगे से आगे कहाँ तक जा सकते हैं भैया? 11 तक जा सकते हैं। बस ये इसका आ गया है आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई है क्या? इजी सा सवाल था। आपको करना क्या है? आपको जो है ना बस ये बोल सकते हैं कि त्रिकोणीय, बोल सकते ट्रायंगल मतलब त्रिकोणीय असमीका लगानी है या फिर त्रिभुजीय असमीका लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना, जो आपको दे रखा है वो रखते जाना है, और फिर सीधा सीधा मैथ्स लगा कर काम आपको करना है, ठीक है ना। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, कुछ एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं। उसके बाद इसके अगर सवाल और आपको चाहिए तो हम अलग से प्रैक्टिस सेशन में इसके कर लेंगे, ठीक है। चलो तो यार अब हम बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्या के 3 रूपों की, ठीक है ना भैया। ये 3 रूपों में पाया जाता है सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना। मतलब फॉर्म्स कह सकते हैं एक तरीके की, इस फॉर्म में ये है, इस फॉर्म में ये है। तो सबसे पहला इसका रूप है कार्टेशियन रूप, ठीक है, जिसको गूगल कहता है कि ये कार्टेशियन रूप है। तो हम कार्टेशियन बोले या कार्टेशियन बोले, बात एक ही है। तो यार देखो, जेड इज इक्वल टू, इसको हम जेड इज इक्वल टू बोल सकते हैं, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, जिसका मतलब होता है कि यह जो है ना
एक किसी तल में दो बिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है। भैया ये तो हम पढ़ते आए थे, बस वही है जो हम पढ़ते आए थे ना, उसका एक नाम है कि यह जो है ना इस सम्मिश्र संख्या का कार्टेशियन या फिर कार्टेशियन रूप है। ठीक है, बात समझ गए? हाँ भैया ये कार्टेशियन रूप आपका समझ में आ गया है। इजी है ना? हाँ ये कार्टेशियन रूप है, इजी है। और तो ये क्या बोलेंगे, और भी थोड़ी जानकारी देनी है तो इसका मोड जेड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट हम निकाल सकते हैं और तो क्या इसकी जानकारी हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा है जो कि है ध्रुवीय रूप या फिर हम बोल सकते हैं त्रिकोणमितीय रूप। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है भैया, देखिए साफ साफ देखिए त्रिकोणमितीय रूप मतलब इसमें त्रिकोणमिति आएंगी। ठीक है, बस वही बात है, जेड को हम त्रिकोणमितीय रूप में बदल सकते हैं। कैसे? जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है ना, अब यहां से हम इसको इसमें बदल सकते हैं, कार्टेशियन रूप से इस पोलर फॉर्म में हम इसको बदल सकते हैं। किसकी जरूरत पड़ेगी? बस हमें जरूरत पड़ेगी, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ जेड और इस थीटा की। ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ जेड और इस थीटा की। थीटा कैसे निकाल सकते हैं भैया? आर्ग्यूमेंट जो होगा वही थीटा होगा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा वही थीटा होगा। बात समझना, थीटा ऐसे नहीं ले सकते कि माइनस एक्स से ले लिया, नहीं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। समझ में आ गया बात? हाँ भैया बात हमें समझ में आ गया है, और इसका एग्जाम्पल जब करेंगे ना तो भी तब हम समझ लेंगे। बस आप याद कर लो कि जेड जो पोलर फॉर्म होता है ना इस सम्मिश्र संख्या का, वो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसको याद रखने के लिए बोलो, या फिर इसका एक अलग रूप है, इसका नाम है जो कि क्या है, सिस थीटा। क्या है नाम है? सिस थीटा। सिस थीटा का मतलब होता है, देखिए सिस थीटा cos थीटा आयोटा साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा आयोटा साइन थीटा, ये इसका नाम है सिस थीटा। इसका अलग रूप भी बोल सकते हैं, इसका नाम भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सिस थीटा इसको शॉर्ट में बोला जाता है। समझ में आ गई बात? क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मान लीजिए आपको दे दिया गया सिस 60 डिग्री, अब आप क्या बोलोगे, या फिर सिस π/3 मतलब cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। आगे बात समझ में ना? हाँ भैया बात समझ में आई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूलर फॉर्म या फिर चरघातांकी के रूप। ठीक है ना, यूलर्स फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, दोनों एक ही है। सॉरी, ये होता क्या है, देखिए z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इंटू e की पावर आयोटा थीटा। वापिस यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ z है वो क्या है, जेड का मापांक, बिल्कुल भैया जेड का मापांक लिख लेंगे, और जो थीटा है ना वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आगे बात समझ में ना? आ गई है बात समझ में। तो क्या भैया यहाँ पे होगा क्या, आपको देखिए आगे समझने के लिए तो हो सकता है ये आपको फॉर्म दे दी जाए, आपको ये फॉर्म दे दी जाए, लेकिन बेसिक से सवाल कैसे पूछे जाएंगे आपके एनसीईआरटी में, बताइए? तो है ही नहीं एनसीईआरटी में। आपको ये बोला जाएगा कि कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखी होगी और आपको बोलेगा कि इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज करो, ध्रुवीय रूप में बदलो। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली दो काम ही करने हैं। ठीक है ना, दो जनों को ही पकड़ के लाना है। सबसे पहला तो जो आपको कार्टेशियन रूप दे रखा है ना, ठीक है ना, जो आपको जेड है ना इसका मॉड्यूलस आपका क्या निकलेगा वो निकाल लो। ठीक है, और इसका थीटा क्या होगा वो आप निकाल लो। दोनों निकाल सकते हैं, हम समझ के आए हैं, पढ़ के आए हैं, दोनों निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है। और अगर ये दोनों निकाल लिए तो इसमें भी इन दोनों का ही यूज है, हम आराम से है ना काम कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है ना, पहला है आपको बोला है कि z इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, इसको अन्य दो रूपों में बदलो। सबसे पहली बात, ये किस फॉर्म में है भैया, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म में है और इसके बिंदु है 3, -1। समझ में आ गई बात? दो बिंदुओं को हमें पकड़ के लाना। एक तो मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना, 9 + 1 कितना हो गया, √10। तो मोड ऑफ जेड आ गया √10। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। ठीक है ना, ये आप ले लीजिए इस तरीके से, ये ले सकते हैं ना, हाँ ये ले लो ना। तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में ना? हाँ भैया बात तो हमें समझ में आई गई है। मॉड्यूलस ऑफ जेड निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसके, थीटा की। अब हम बात करते हैं थीटा की। अब देखो अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं पढ़ रखा है ना तो होगा दिक्कत, आपको पता है। यहाँ से आप थीटा निकालने जब कितना आएगा भैया, यहाँ से थीटा है ना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे देखो, चलो शॉर्ट से चलते हैं। शॉर्ट से क्या मतलब, बेसिक से चलते हैं। tan थीटा जो है ना क्या हो जाएगा, b/a। b कितना है, -1, a कितना है, √3। ठीक है ना, तो यहाँ से थीटा जो है वो कितना आ गया, थीटा आ गया भैया
मोड है इसका मतलब ये माइनस तो हट जाएगा, तो 1/√3 ये कितना होता है π/6 पे होता है, ठीक है ना, π/6 पे होता है, 30 डिग्री पे भी होता है ना 1/√3। हाँ भैया, अब ये क्या आंसर में हमारा नहीं आंसर, हम क्या देखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, हम भैया यह देखते हैं कि ये जो जेड है ना वो कहाँ पर बैठा हुआ है, तो जेड बैठा हुआ है भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में। जेड कहाँ पे बैठा हुआ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में बैठा हुआ है। इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा ना वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका माइनस का π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ के आ चुके हैं, इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे कैसे होगा, ठीक है ना। फोर्थ में जो भी थीटा निकालते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी हमारा थीटा आया है वो माइनस टाइम्स हो जाता है। आगे बात समझ में ना, बस तो हमें देखिए मोड ऑफ जेड मिल गया, मॉड्यूलस ऑफ जेड मिल गया और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी मिल गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, थीटा होगा, मतलब थीटा कौन से वाला होगा, जो आर्ग्यूमेंट वाला है ना वो होगा, समझ गए बात, मतलब जो बेसिक थीटा होगा ना वो नहीं होगा। हो सकता है कि थीटा तो ये भी हो जाए, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से भी थीटा तो हो जाए, बात आगे समझ में। हाँ मान लीजिए ये आपका थीटा है, तो थीटा तो ये भी हो जाता है, ये तो नेगेटिव एक्स एक्स से है और हमेशा आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्स से ही लिया जाता है। और जब आर्ग्यूमेंट की हम बात करते हैं तो हम किसकी भी बात कर लेते हैं, हम जो है ना -π से π क्लोज ब्रैकेट के बीच वाला अंतराल जो कि मुख्य आयाम या मुख्य कोणांक होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब हम बात करने जाएंगे जेड की, तो इसका आपको लिखना पोलर फॉर्म, ठीक है ना। तो मोड ऑफ जेड कितना मिला आपको 2, ठीक है ना। हाँ तो ये आपने 2 लिख लिया, इंटू कॉस कितना भैया थीटा, कॉस थीटा कितना माइनस का π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना माइनस का π/6, ठीक है ना। आगे बात आपको समझ में, बात हमें समझ में आ गई ना। हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ से देखिए जेड जो है ना ये आपको मिल गया, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व कब करना है, जब आपको डाउट होगा कि भैया ये मैंने सही किया है या गलत किया है, तो आप क्या करोगे पता है, इसकी वैल्यू निकालो, cos π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, ये -π/3 cos -π/3 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी √3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1/2, ठीक है ना। तो √3, ठीक है, और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 कट गया, तो देखिए √3 माइनस का 1 आइटा आ गया ना। हाँ अगर यहाँ पर अपना प्लस ले लिया होता, प्लस का π/6, तो यहाँ पर तो कितना आ जाता भैया, यहाँ पर तो आ जाता √3/2, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाता प्लस का 1/2, प्लस का आयोटा/2, तो बट्टे में 2 आ जाता, 2 से 2 तो यहाँ पर कट जाते, लेकिन आपको आंसर मिलता कितना √3 प्लस आयोटा, लेकिन यहाँ तो माइनस आयोटा है। तो बात ध्यान रखना, थीटा आर्ग्यूमेंट वाला ही लेना है। समझ में आ गया बात, बिल्कुल भैया बात हमें समझ में आ गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और 1-2 सवाल और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सवाल करेंगे यार मजा आएगा, सवाल करने का मजा ही अलग होता है मैथ्स में, मस्त गाने लगा लो और सॉल्व करते हो, ठीक है ना, ऐसे कुछ होता है ना। हाँ एक बार हमने पढ़ लिया उसके बाद मस्त लो वॉल्यूम में गाना लगा लेते हैं कोई भी, उसके बाद सॉल्व करते रहते हैं क्वेश्चंस को। ऐसे ही करते हो आप भी, बिल्कुल सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। हाँ पूरी रात काटते हैं यार, कई सालों निकाल लिए बहुत से ने तो गानों के ऊपर सवाल करने में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, ठीक है, किसकी, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। तो देखना यार इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो बात आपको क्या दिया गया है, z इज इक्वल टू e⁻i π/3। अब आपको बोला है कि इसको अन्य 2 रूपों में चेंज कीजिए, क्या बोला है, इसको 2 अन्य रूपों में चेंज कीजिए, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, सबसे पहले तो ये आपका फॉर्म है यूलर्स फॉर्म, ठीक है ना। यूलर्स फॉर्म इंग्लिश में लिखूंगा तो चलेगा ना, बिल्कुल भैया हम समझ तो गए हैं कि ये होता क्या है, यूलर्स फॉर्म है ये। अब ये यूलर्स फॉर्म है, इसको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म एंड किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या यहाँ से यूलर फॉर्म से आप सीधा कार्टेशियन फॉर्म में जा सकते हैं क्या भैया, यूलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाया जाता है, इतना हमें पता है, ये तो हमें पता है ही नहीं, लेकिन भैया यूलर फॉर्म से जो पोलर फॉर्म है इसमें कैसे जाया जाता है ये भी हमें पता नहीं है, ठीक है। दोनों हम समझते हैं। आपको जेड दे रखा है, यहाँ से देखना e⁻i π/3, यहाँ से है ना आपको एक काम करना है, जो इसके गुणा में होगा ना वो हमेशा क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड। तो यहाँ से मॉड्यूलस ऑफ जेड इसके गुणा में कितना होगा भैया, 1 होगा, ठीक है। और जो थीटा होगा ना वो कितना भैया π/3, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड है और थीटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, हम जो है ना बता सकते हैं उसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये हम बता सकते हैं। बात आगे समझ में ना, हाँ भैया बात हमें समझ में आई गई है। अब एक बात बताना, इस फॉर्म से यूलर फॉर्म से आप सीधे कार्टेशियन फॉर्म में जा सकते हो क्या, या सीधे कार्टेशियन फॉर्म में
जा नहीं सकते हैं हम, ठीक है ना। सीधे कार्टेशियन फॉर्म में जो है ना हम नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे, देखो क्या करेंगे उसमें जाने के लिए, वैल्यू फाइंड करने पड़ेगी। कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई पता नहीं है, नहीं जा सकते, बात समझना। और यूलर फॉर्म से हम पोलर फॉर्म में जा सकते हैं, और पोलर फॉर्म से हम कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे। इसको हम लिख लेते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है ना, ये आपके पोलर फॉर्म हो गया। और अब हम जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में गए तो देखना जवाब बहुत ईजी है। कार्टेशियन फॉर्म यहाँ से बहुत ईजी हो जाती है। cos π/3 का मान कितना होता है भैया, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस आयोटा π/3, π/3 60 डिग्री होता है, ठीक है। sin π/3 कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से भैया जेड हमें कितना मिल गया, जेड हमें मिल गया 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, या फिर 1/2 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और ये √3/2 इसके 2 पॉइंट्स आ गए। आगे ना बात समझ में, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात और सीखे, देखिए सवाल करने के बाद है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आपके दिमाग में जो है ना उससे भूल जाते, नहीं भैया, कुछ ना कुछ हमें समझ में आता है, ठीक है। तो इस सवाल को करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि भैया यहाँ पर 3 फॉर्म होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म भैया, मैं ऐसे हिंदी में इंग्लिश में लिखूँ, ले क्या लिख लेते हैं भैया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, एक है हमारी कार्टेशियन फॉर्म, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। दूसरी है हमारी कौन सी, पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म, हाँ भैया ये भी होती है, ये भी हमें समझ में आ गया है। और तीसरी कौन सी है भैया, तीसरी है यूलर फॉर्म, ठीक है ना, हाँ यूलर फॉर्म है तीसरी। अब तो हमें तो है ना एक बात समझ में आ गई है, हमें तो एक बात समझ में आ गई है कि कार्टेशियन फॉर्म से हम जा सकते हैं पोलर फॉर्म में सीधे डायरेक्ट, ठीक है ना, और पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं ना, हाँ भैया यूलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। इस तरीके से बात हमें समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो यूलर फॉर्म है ना, यूलर फॉर्म से हम सीधे पोलर फॉर्म में जा सकते हैं, हाँ भैया जा सकते हैं। पोलर फॉर्म से सीधे हम कार्टेशियन फॉर्म में जा सकते हैं, हाँ भैया जा सकते हैं। इसमें कहने की क्या बात है, हम जा सकते हैं, बात आगे समझ में ना। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, मान लीजिए आपको दे रखा है z = 1 प्लस √3 आयोटा, क्या यहाँ से आप इसको पोलर फॉर्म में नहीं ले जा सकते, हाँ भैया ले जा सकते हैं, ठीक है। और या इस पोलर फॉर्म से क्या हम यूलर फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, हाँ भैया आ सकते हैं। तो आप कार्टेशियन फॉर्म से तो, या फिर इसको काट लो यार, ठीक है ना, इसको काट लो एक बार के लिए, इसको काट लो, ठीक है। अच्छा देखिए कार्टेशियन फॉर्म से आप है ना इस पोलर फॉर्म में सीधे जा सकते हैं, कि हाँ भैया जा सकते हैं। और इस कार्टेशियन फॉर्म से आप सीधे यूलर फॉर्म में भी जा सकते हैं ना, हाँ भैया जा सकते हैं। ये देखिए आपका ऑब्जर्वेशन कहेगा, ठीक है, हाँ जा सकते हैं, लेकिन हम यूलर फॉर्म से सीधा कार्टेशियन फॉर्म में नहीं जा सकते हैं, ये बात समझना। तो आप एक काम कर देना, इसको ऐसे कर देना, ठीक है ना, और इसको कर देना इस तरीके से, और यहाँ पे लिख लेना नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख लेना, ताकि याद रहेगा आपको कि अच्छा यूलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म से हम यूलर फॉर्म में जा सकते हैं, तो ये बस हम लिख लेंगे, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर यस, सब जगह जा सकते हैं ना, वहाँ यस लिख लो ना, यस 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 हो गया या आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना लो, और इस सवाल से हम यह समझे है कि इस तरीके से कुछ यहाँ पर पैटर्न बनता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूलर फॉर्म दे दी गई है ना, और आपको आप सोचोगे कि अच्छा मुझे अब जाना है कार्टेशियन फॉर्म में, तो मुझे सबसे पहले पोलर फॉर्म में जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भैया ये बात हमें समझ में आ गई है। तो आपने एक बात और हमें सिखाई, ठीक है, इसको भी साइड में लिख लो कि हर एक क्वेश्चन करने के बाद आप क्या समझे, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई ना समझे हो, जो आपने पहले पढ़ रखा था उसी कंसेप्ट के ऊपर आया है। हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल आपने देख लिया जिससे आप कुछ अंदाजा आपने लगा लिया, ठीक है, हाँ ऐसा होता तो है, अब उसको लिख लो साइड में, ताकि आपको पता रहेगा। अब हम वापस लिखते हैं, क्या वापस लिखते हैं भैया, हम लिखते हैं वापस कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म लिख ले क्या भैया, लिख लो ना। उसके बाद हम वापस लिखते हैं पोलर फॉर्म, क्या लिखते हैं पोलर फॉर्म। अब आपको थोड़ा सा काम दिया जाएगा, ठीक है, पोलर फॉर्म। उसके बाद हम लिखते हैं यूलर्स फॉर्म, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब जो है ना मुझे आप बताइए, यहाँ पे मान लीजिए है आयोटा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है जेड है, ठीक है, ये आपका है जेड, ये भी कहीं ना कहीं जेड होगा, ठीक है, इसको जेड मान लेते हैं ना, ये भी जेड होगा कहीं ना कहीं, और ये भी होगा कहीं ना कहीं जेड, ठीक है। अब तो हमें आप ये बताइए कि जेड = मान लीजिए आपको दे रखा है आयोटा,
जेड इज इक्वल टू आपको आयोटा दे रखा है, ठीक है। सेकंड में बात करता हूँ, मान लीजिए आपको जेड इज इक्वल टू माइनस का आयोटा दे रखा है। थर्ड आपको मैं बता दूँ जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और फोर्थ में बता दूँ कि जेड इज इक्वल टू माइनस का 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसका आप पोलर फॉर्म बताइए और इसका यूलर फॉर्म बताइए। सिर्फ आपको जेड कितना दे रखा है, आयोटा दे रखा है, सिर्फ जेड आयोटा दे रखा है। तो यार इसका सिंपल सा है, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो ये कि सिंपल से है और ये जनरली यूज होते रहते, तो इनको हम बार बार निकालना नहीं चाहेंगे, इसलिए हम इनको याद कर लेते हैं। और याद करना मतलब रटना नहीं है। देखो तो यार जेड इज इक्वल टू आयोटा कहाँ पे होगा भैया, नेगेटिव नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। सॉरी मैंने गलती बोल दिया, पॉजिटिव रियल नंबर है और यह क्या है, आयोटा के गुणा में, मतलब आयोटा है इंटू पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आयोटा है और पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब यह जो है ना कहाँ पे होगा, प्लस के वाई एक्स पर। इसको यार थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे ना तो और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ताकि देखिए आप फटाफट वो निकाल सकते हो। यहाँ पर जो भी होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाले पॉजिटिव नंबर, ये आपके नेगेटिव नंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो भी होगा ना वो आयोटा के गुणा में तो होंगे, वाई एक्स पर जितने भी संख्या होंगे ना वो आयोटा के गुणा में होंगे, और जो ऊपर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, नीचे होंगे वो नेगेटिव होंगे। और जो संख्या यहाँ पर होगी उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई बाई 2, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस का, इसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है, उसका आर्ग्यूमेंट माइनस का, सॉरी इसका आर्ग्यूमेंट पाई होता है। बात समझे क्या। हाँ तो ये आपको क्या देगा भैया, ये आपको देगा आयोटा, मतलब आपका हम बात करें किसकी, उसके फॉर्म पॉइंट्स की, तो पॉइंट बन गए 0,1, पॉइंट इसके क्या बन गए 0,1। तो यहाँ से भैया आपको जो है ना जेड इस पोलर फॉर्म में आना, तो पोलर फॉर्म में आने के लिए सबसे पहले तो इसका मॉड्यूलस, इन सब का मॉड्यूलस 1 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 है, देखिए यहाँ पर भी 0,-1 है और यहाँ पर भी 1,0 है और यहाँ पर भी क्या है -1,0, तो सबका 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। हाँ तो सबका मॉड्यूलस तो 1 ही है, ठीक है, मॉड्यूलस तो सबका 1 ही है। अब आप थीटा बताइए, यहाँ पर थीटा कितना होगा भैया, यहाँ पर थीटा पाई बाई 2 होगा, यहाँ पर थीटा क्या होगा, पाई बाई 2। बात समझे ना, आयोटा के गुणा में है और पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर होगा तो थीटा होगा पाई बाई 2, और जो यहाँ पर थीटा है ना वो यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट, ये भी आप समझ चुके थे, लेकिन पिछले वाले लेक्चर में हमने कर रखे ये सभी, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक है ना, फटाफट आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ है, इसको तो फटाफट हम लेके सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखो जेड, ये क्या हो जाएगा भैया 1 तो है ही, ठीक है, गुणा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, तो माइनस का पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 2। आप निकाल लेते ये, और आपके सामने आता तो निकाल लेते, थोड़ा टाइम लगता निकाल लेते, लेकिन मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसको अभी निकालिए और अभी कभी इनको याद कर लीजिए, और है सिंपल, ठीक है ना। इसका एंगल कितना होगा ये हमने निकाल रखा है, इसका एंगल कितना होगा, सबका एंगल निकाल रखा है, और मॉड्यूलस तो सबका 1 ही है। बस आपको बात क्या करना है, एंगल ही तो निकालना है ना, काम सबका हो ही रहा है। यहाँ पर जो है ना भैया थीटा कितना 0 है, थीटा कितना है 0 है, ठीक है, तो 1 इंटू कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ यहाँ से कितना आ जाएगा 1 इंटू कॉस, यहाँ पर कितना है पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है ना। बात भैया हमें समझ में आ गया है। तो ये आपके इसके पोलर फॉर्म हो गई, ठीक है, इजी है, ठीक है। अब आपको डाउट होना कि भैया ऐसे कैसे हो गया, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि ये गलत होगा, तो आपको क्या करना है, आपको जो है इन सबकी वैल्यू निकलनी है कि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, जो आपको फाइनली आंसर मिलेगा ना वो आपका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म सिर्फ यही आएगा। आगे इन्हें बात समझ में, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है, कोई डाउट यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। अब इसके आते हैं यूलर फॉर्म, अगर ये आपने बता लिया तो यूलर फॉर्म तो सिंपल ही होगी भैया। जेड कितना है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 है, तो ई की पावर आयोटा, सिर्फ थीटा लिख लेंगे, थीटा कितना है पाई बाई 2। यहाँ पर जेड कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड तो सबका 1 है, ठीक है, यहाँ पर आयोटा इंटू माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पर कितना होगा जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा इंटू 0, और यहाँ पर जेड कितना है ई की पावर आयोटा इंटू पाई। बात आ गई ना समझ में। तो ये आपके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो कि बेसिक है, जो अक्सर आपको पूछी जाती है, और अक्सर पूछी नहीं जाती तो सवालों में बीच में आ जाती है, कहीं ना कहीं घुस जाती है, ये ऐसी है, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं बार बार कहीं ना कहीं जो संख्या आती है रिपीट होती है, उनको याद करने में ही समझदारी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में है, तो आज के लिए हम टाइम देख लेते हैं। आई थिंक टाइम तो हो ही गया है 44 मिनट्स, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अब 2-3 लेक्चर्स ही बाकी रह गए हैं, उसके बाद एनसीईआरटी हम कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा मैं पेशेंस बनाए रखता हूँ, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मैं मेहनत करूँगा और काम हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे कोई आता नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, ठीक है ना। नोट्स कैसे बनाए वो मैं आपको एक दिन बता दूंगा। बेसिकली नोट्स भी बनाता हूँ, तो सब कुछ मैं तैयारी कर कर आपको जो है ना समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। बस आप भी मेहनत करते रहिए और अपना सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।